नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गोविंद राय गर्ग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन से स्टार्ट करेंगे, वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं, क्या काम करती हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उनको हम डिवाइड करेंगे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर और सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं सेल के अंदर, उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड मेटाबोलाइज होके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको कहते हैं अरेकिडोनिक एसिड। और कौन सा एंजाइम मेटाबोलाइज करता है? वो है फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज नाम से पता लग रहा है फॉस्फोलिपिड को तोड़ेगा, और A2 से क्या पता लगता है कि 2A बनाएगा, मतलब अरेकिडोनिक एसिड। ठीक। अब ये जो अरेकिडोनिक एसिड है, ये एक फैटी एसिड है, स्ट्रेट फैटी एसिड है। इसमें कितने कार्बन होते हैं? 20 कार्बन होते हैं। ये 20 कार्बन वाली फैटी एसिड है। और इसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं? कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 4 डबल बॉन्ड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री में अलग से क्वेश्चन आता है। तो अरेकिडोनिक एसिड बन गया। अब अरेकिडोनिक एसिड के दो फेट हैं, या तो साइक्लोऑक्सीजिनेज काम करेगा या लाइपोऑक्सीजिनेज इस पे काम करेगा। अगर लाइपोऑक्सीजिनेज काम करता है तो ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज करता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं। तो ल्यूकोट्राइन सबसे पहले जो बनता है वो ल्यूकोट्राइन A4 बनता है, जो कि अनस्टेबल होता है, और वो ल्यूकोट्राइन B4 में टूट जाता है और ल्यूकोट्राइन C4 में टूट जाता है। ल्यूकोट्राइन C4 से ल्यूकोट्राइन D4 बनता है और उससे ल्यूकोट्राइन E4 बनता है। जो B4 है उसका काम होता है कीमोटैक्सिस, ये इन्फ्लेमेशन में काम आता है। जबकि C4, D4 और E4 जो हैं ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं, ये एस्थमा में रोल प्ले करते हैं। तो ल्यूकोट्राइन्स बन गए अगर लॉक्स काम किया। बट अगर साइक्लोऑक्सीजिनेज जब काम किया, जो कॉक्स काम किया, तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं। जो स्टार्टिंग में प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन G2। बट प्रोस्टाग्लैंडिन G2 जो होता है वो अनस्टेबल होता है और बहुत जल्दी टूट के प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बना देता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन H2 भी अनस्टेबल है, बट ये क्या बनाएगा? ये डिपेंड करेगा कि सेल के अंदर कौन सा एंजाइम है। रिमेंबर, हर एक सेल में कॉक्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि कॉक्स होगा तभी तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगी। बट फर्दर क्या फाइनल एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो डिपेंड करता है सेल में कौन सा एंजाइम है। तो 3 तरह के एंजाइम्स हो सकते हैं। जो एंडोथीलियम है, ब्लड वेसल्स का जो एंडोथीलियम है, उसमें एंजाइम होता है प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज। तो इसलिए उसमें एंड प्रोडक्ट जो बनता है PgH2 से, उसमें बनता है PgI2। PgI2 को प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं। तो प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज एंजाइम अगर होता है तो वो प्रोस्टासाइक्लिन बनाता है। वैसे ही प्लेटलेट्स में हमारे एंजाइम होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेज, तो वो PgH2 से थ्रोम्बोक्सिन A2 बना देगा, क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेज है। और बाकी सेल्स में बॉडी के होता है एंजाइम आइसोमेरेज, तो वो इसके बाकी आइसोमर्स बना देगा, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन D2, E2 और F2 अल्फा। ठीक है, तो अगर आइसोमेरेज एंजाइम है तो D2, E2, F2 अल्फा बन जाएगा। थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेज एंजाइम है तो थ्रोम्बोक्सिन A2 बन जाएगा, और PgI2 सिंथेज है तो PgI2 बन जाएगा। तो हर एक सेल में अलग एंड प्रोडक्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन उनमें कौन सा एंजाइम है। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो इन सारे सब्सटेंसेस को, तो ल्यूकोट्राइन में सब जगह पे 4 आता है, A4, B4, C4, D4, E4। जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन में सब जगह 2 आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन G2, H2, I2, थ्रोम्बोक्सिन A2, D2, E2, F2, सब जगह 2 आता है। अब ये जो 2 आ रहा है या 4 आ रहा है, ये है क्या? ये है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ये केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम है। रिमेंबर, अरेकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड थे और ल्यूकोट्राइन्स में भी 4 डबल बॉन्ड है। दैट मीन्स जब लाइपोऑक्सीजिनेज ने काम किया तो स्ट्रेट चेन जो फैटी एसिड थी वो स्ट्रेट ही रही, उसका कोई भी डबल बॉन्ड नहीं टूटा। तो ये सारे स्ट्रेट कंपाउंड्स हैं। बट जब साइक्लोऑक्सीजिनेज ने काम किया तो नाम में लिखा है कि साइकिल बनेगा। तो जब हमने स्ट्रेट वाले का साइकिल बनाने की कोशिश की तो 2 डबल बॉन्ड टूट गए। तो प्रोस्टाग्लैंडिन में जो भी बनता है वो 2 वाला बनता है। अब हम ये बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़े जा रहे हैं? वो इसलिए पढ़े जा रहे हैं कि चाहे एंडोजिनस या फिजियोलॉजिकली ये प्रोस्टाग्लैंडिन है वो 2 वाली होती हैं, PgE2 होती है, I2 होती है, 2 वाली होती हैं। बट जब हम लेबोरेटरी में बनाते हैं तो हम एक डबल बॉन्ड वाली भी बना लेते हैं। जैसे मिजोप्रोस्टोल है, मिजोप्रोस्टोल में एक डबल बॉन्ड है,
तो इसको लिखेंगे तो PgE1, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है, पर इसका काम वही होता है जो PgE2 करती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि E1 है E2 है क्या है, काम इनका सेम होगा, सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। तो मिसोप्रोस्टोल E1 है बट वो E2 वाला ही काम करती है, ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एक्शंस पे। प्रोस्टाग्लैंडिन करती क्या है? सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन हम सबको पता है कि ये फीवर करती है, पेन करती है और इन्फ्लेमेशन करती है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन सीएनएस में बनती हैं उनसे फीवर और पेन होता है, और जो पेरिफेरी में होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन तो पेरिफेरल है, तो जिस भी जगह पे इन्फ्लेमेशन करनी है वहां प्रोस्टाग्लैंडिन आएंगी तो इन्फ्लेमेशन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कॉक्स को अगर हम इनहिबिट कर दें, जैसे जो दवाइयां कॉक्स को इनहिबिट करती हैं उनको कहते हैं एनएसएड्स। आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अगर हम फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर दें तो अरेकिडोनिक एसिड ही नहीं बनेगा। अगर अरेकिडोनिक एसिड नहीं बना तो ना प्रोस्टाग्लैंडिन बने ना ल्यूकोट्राइन बने, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन आएगा। तो फॉस्फोलाइपेज A2 को जो इनहिबिट करते हैं उन दवाई का नाम है स्टेरॉइड्स, और स्टेरॉइड्स बड़े पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं, इसलिए फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिटर वाली दवाइयों को कहते हैं हम स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, अगर कोई दवाई कॉक्स को इनहिबिट करे वो भी तो इन्फ्लेमेशन ठीक करे, बट क्योंकि वो स्टेरॉइड के एक लेवल नीचे काम करती है और केमिकल स्ट्रक्चर में भी स्टेरॉइड है नहीं, तो इसलिए इनको कहते हैं हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक, तो कॉक्स इनहिबिटर्स को कहते हैं एनएसएड्स एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, तो जैसे एस्पिरिन एक एग्जांपल हम मान लेते हैं, तो अगर हम कॉक्स इनहिबिटर देंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगी, और अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनी तो फीवर, पेन और इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगा। तो हम एनएसएड से फीवर, पेन और इन्फ्लेमेशन ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स का और क्या रोल होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन प्लेटलेट्स को अफेक्ट करती है। दो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं हमारे पास, एक है थ्रोम्बोक्सिन A2 और एक है PGI2 या प्रोस्टासाइक्लिन। इनके नाम में लिखा है, ए का मतलब है एग्रीगेशन करता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा, जबकि आई का मतलब है इनहिबिट, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो अगर आपने एस्प्रिन दिया, एस्प्रिन क्या है? वो कॉक्स इनहिबिटर है, एनएसएड है, और एस्प्रिन में खास बात यह है कि एस्प्रिन अकेला इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर है, बाकी सारे कॉक्स इनहिबिटर रिवर्सिबल होते हैं। तो जब हमने एस्प्रिन दिया तो कॉक्स एंजाइम परमानेंटली इनहिबिट हो गया, इरिवर्सिबली इनहिबिट हो गया, ये दोबारा काम नहीं कर सकता। तो जब एस्प्रिन दिया तो कॉक्स इनहिबिट हो गया, जब कॉक्स इनहिबिट हुआ तो प्रोस्टाग्लैंडिन बने ही नहीं, मतलब ना तो G2 बना, ना H2 बना, ना PGI2 बनाना या थ्रोम्बोक्सिन A2 बना, कोई भी प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बने। तो दैट मींस एस्प्रिन देने से एंडोथेलियम के अंदर PGI2 बनना बंद हो गया और प्लेटलेट्स के अंदर थ्रोम्बोक्सिन A2 बनना बंद हो गया। अगर ये नॉर्मल लेवल थे PGI2 के और थ्रोम्बोक्सिन A2 के, एस्प्रिन देने के बाद दोनों कम हो गए। क्लियर? क्योंकि कॉक्स इनहिबिटर हो गया तो बना ही नहीं कुछ। अब क्या है कि कॉक्स एंजाइम तो एस्प्रिन ने परमानेंटली इनहिबिट कर दी, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 भी नहीं बनेगा, PGI2 भी नहीं बनेगा। पर इन दोनों सेल्स में क्या फर्क है? थ्रोम्बोक्सिन A2 कौन बनाता है? प्लेटलेट बनाते हैं, और PGI2 कौन बनाता है? एंडोथेलियम बनाता है। तो एंडोथेलियम में और प्लेटलेट में क्या फर्क होता है? यस, प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो एंडोथेलियम में न्यूक्लियस है, प्लेटलेट्स में नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि एंडोथेलियम में न्यूक्लियस है तो एंडोथेलियम कुछ टाइम के बाद नया कॉक्स एंजाइम बना लेगा। रिमेंबर, कॉक्स जो पुराना था वो तो काम कर ही नहीं सकता क्योंकि परमानेंटली इनहिबिट कर दिया एस्पिरिन ने, बट नया एंजाइम तो बन जाएगा। बट प्लेटलेट में न्यूक्लियस भी नहीं है, वो नया एंजाइम भी नहीं बना सकता, पुराना काम कर नहीं सकता, नया बना नहीं सकता, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 तो कम ही रहेगा। बट एंडोथेलियम ने नया कॉक्स बना दिया तो कुछ टाइम के बाद PGI2 तो नॉर्मल हो गए। तो क्या हुआ? जब हमने एस्पिरिन दिया शुरू में दोनों कम हो गए, बट बाद में PGI2 नॉर्मल हो गया, तो क्या कम रह गया? सिर्फ थ्रोम्बोक्सिन A2। तो एस्पिरिन थ्रोम्बोक्सिन A2 को कम करके एंटी प्लेटलेट एक्शन करता है। एस्पिरिन क्या करता है? वो साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिट करने के कारण थ्रोम्बोक्सिन A2 कम बनता है, उसके कारण प्लेटलेट एग्रीगेशन रुक जाती है, एंटी प्लेटलेट या एंटी एग्रीगेटरी एक्शन आ जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन इन MI और स्ट्रोक।
या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज एंटीप्लेटलेट ड्रग, तो इसमें ऑप्शन है पहला कि एस्प्रिन इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेज, उसमें दूसरा ऑप्शन है एस्प्रिन इनहिबिट थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेज। तो इन दोनों में से क्या आंसर आएगा? यस, आंसर कॉक्स इनहिबिटर आएगा, क्योंकि एस्प्रिन थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेज एंजाइम को थोड़ी इनहिबिट करता है। हमें पता है ना कि एस्प्रिन तो देखते हैं एस्प्रिन कॉक्स को इनहिबिट कर रहा है, एस्प्रिन इस एंजाइम को तो नहीं इनहिबिट करता ना, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 को नहीं करता, सिंथेज को इनहिबिट नहीं करता, तो आंसर बन जाएगा इजी कॉक्स इनहिबिटर वाला। बट ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार क्वेश्चन आया उसमें ऑप्शन क्या थी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन इन एमआई, पहला ऑप्शन कॉक्स इनहिबिटर, दूसरा इनहिबिशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस। आप डिफरेंस समझ सकते हो, पहले सिंथेज था, वो एंजाइम की बात कर रहे थे, अब कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि कॉक्स को इनहिबिट किया या थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट किया। एस्पिरिन ने क्या किया? दोनों किए, क्योंकि एस्पिरिन ने कॉक्स को इनहिबिट किया इसलिए थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बना, बट एस्पिरिन ने कॉक्स को इनहिबिट किया था, उसके कारण तो PGI2 भी नहीं बना था। तो क्लिनिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? थ्रोम्बोक्सिन A2 का ना बनना, क्योंकि उसी से तो एंटीप्लेटलेट एक्शन आएगा, तो उस केस में ये आंसर आएगा। ऑल्दो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट हमें एक चूज करनी है, तो बेटर विल बी थ्रोम्बोक्सिन A2 का नहीं बनना। ठीक, तो ये मैकेनिज्म है एस्पिरिन का, तो एंटीप्लेटलेट एक्शन हो गया। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ एंटीप्लेटलेट ड्रग्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब हार्ट और ब्लड वेसल। तो पहले हम देखते हैं हार्ट पे, ये हमारा हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलता है, ये पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, ये मेनली लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है, ये मेनली लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है। अब क्या है कि ये जो सर्कुलेशन होती है, ये बर्थ के पहले, दैट मीन्स यूट्रस के अंदर, और बर्थ के बाद ऑलमोस्ट सेम होती है, मोटी मोटी सेम होती है, कि ये सर्कुलेशन नॉर्मल चल रही है। बट एक मेजर डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है? कि ये जो लंग्स हैं, जब बच्चा यूट्रस में है, डिलीवरी नहीं हुई है, उस समय उसको सांस तो लेनी नहीं, क्योंकि उसको मदर के ब्लड से सब कुछ मिल रहा है, तो लंग्स में एयर नहीं होती, इमेच्योर लंग्स होते हैं। तो जब लंग्स में एयर नहीं है, तो जो भी उसमें ब्लड वगैरह जाएगा, जो भी वेसल जाएगी, उसको ज्यादा प्रेशर फील होगा। तो इंट्रायूट्राइन पीरियड में पल्मोनरी ट्रंक में बहुत हाई प्रेशर होता है, और प्रेशर इतना हाई है कि ये रप्चर भी हो सकता है, टूट भी सकता है। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये ना टूटे, और वो क्या मैकेनिज्म होता है कि पल्मोनरी ट्रंक और आयोटा के बीच में एक कनेक्शन बना होता है, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस, ये पल्मोनरी ट्रंक और आयोटा के बीच में कनेक्शन है। दैट मींस इसका प्रेशर, जैसे ही ब्लड का प्रेशर ज्यादा आया, तो थोड़ा बहुत ब्लड जो है वो हमने डाइवर्ट कर दिया आयोटा में, क्योंकि ब्लड यहां से दूर चला गया तो प्रेशर कम हो गया, इसलिए रप्चर नहीं होगा। तो ये फिजियोलॉजिकल मेथड है रप्चर रोकने का। और इस डक्टस आर्टेरियोसस को खोल के कौन रखता है? वो रखता है PGE2। प्रोस्टाग्लैंडिन डक्टस आर्टेरियोसस को पेटेंट रखते हैं, ओपन रखते हैं, और हमें ओपन चाहिए जब तक लंग मैच्योर नहीं होते। ठीक है, अब क्या हुआ? डिलीवरी हो गई, जब डिलीवरी हुई तो लंग्स मैच्योर हो गई, उनमें एयर आ गई, जब उनमें एयर आ गई तो जो ब्लड उनमें जा रही थी, ब्लड वेसल्स उनमें जा रही थी, उनमें प्रेशर कम हो गया। तो बर्थ के बाद प्रेशर ग्रेडियंट उल्टा होता है, दैट मीन्स बर्थ के बाद आयोटा में ज्यादा प्रेशर है और पल्मोनरी सर्कुलेशन में कम प्रेशर है। तो अगर ये डक्टस आर्टेरियोसस खुला रहा, तो अब ब्लड आयोटा से वापिस आ जाएगा पल्मोनरी ट्रंक, और ये हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आयोटा का काम था पूरी बॉडी को ब्लड देना, और बॉडी को देने की जगह वो वापस भेजे जा रहा है, तो इससे लो आउटपुट के सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बर्थ के बाद डक्टस आर्टेरियोसस को बंद हो जाना चाहिए, इसका तो कोई रोल ही नहीं। वो ही होता है क्योंकि बर्थ के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा बनते नहीं है, तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे तो डक्टस बंद हो जाएगा। तो जो हमें चाहिए वही होता है कि बर्थ से पहले ये डक्टस खुला है, बर्थ के बाद ये बंद हो जाता है।
ठीक? अब प्रॉब्लम है दो तरह की। पहली प्रॉब्लम क्या है कि एक बच्चा पैदा हुआ जिसमें डक्टस आर्टरियोसस पैदा होने के बाद भी बंद नहीं हुआ, डक्टस आर्टरियोसस अभी भी खुला है, उस कंडीशन को बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस और सिंपली पीडीए। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस या पीडीए में क्या है कि डक्टस अभी भी खुला है, इसलिए जो आयोटा में ब्लड है वो बॉडी में जाने की जगह वापस जा रहा है, आउटपुट कम हो रही है। तो हमें इसको ठीक करने का सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका? सिंपली डक्टस आर्टरियोसिस को ढूंढो और धागे से बांध दो, लाइगेट कर दो। ये कहना आसान है, करना थोड़ी आसान है। डक्टस आर्टरियोसिस को ढूंढने के लिए पहले हार्ट खोलना पड़ेगा, कार्डियक सर्जरी करनी पड़ेगी। तो सर्जरी करनी है वो भी कार्डियक, तो इतना आसान तो नहीं होगा। तो अगर यही काम दवाई से हो जाए तो अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं कि डक्टस आर्टरियोसिस बंद हो जाए, और वो कैसे करेंगे? उसके लिए पता होना चाहिए कि वो खोलता कौन है, उसको कौन खोलता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स खोलते हैं। तो अगर हमने प्रोस्टाग्लैंडिन का बनना बंद कर दिया तो डक्टस बंद हो जाएगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन का बनना कौन रोकता है? कॉक्स इनहिबिटर्स। तो अगर हमने साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट कर दिया एनएसएड देके कोई, तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनना बंद हो जाएगा और डक्टस बंद हो जाएगा। तो कॉक्स इनहिबिटर कैन बी यूज्ड टू ट्रीट पीडीए। और कौन कौन सी दवाइयां यूज करते हैं? 3 दवाइयां यूज करते हैं, आइबुप्रोफेन, इंडोमिथासिन एंड एस्प्रिन। तीनों यूज कर रहे हैं हम, पर एस्प्रिन बहुत कम यूज करते हैं, बट इंडोमिथासिन बहुत कॉमनली यूज करते थे पिछले कुछ सालों में। बट रिसेंटली पाया गया है कि आइबुप्रोफेन ज्यादा सेफ है इंडोमिथासिन से। तो अब अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीडीए, तो आंसर आएगा आइबुप्रोफेन। तो आइबुप्रोफेन पीडीए की ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस है आइबुप्रोफेन। अगर दोनों ऑप्शन में तो आइबुप्रोफेन, अगर दोनों में से कोई भी एक है, इंडोमिथासिन लिखा है या आइबुप्रोफेन लिखा है, अगर एक लिखा है तो वही आंसर हो जाएगा। बट अगर एक से ज्यादा लिखा है तो आंसर हमें आइबुप्रोफेन चूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट का पहली प्रॉब्लम, डक्टस आर्टरियोसिस ओपन है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है हार्ट में कि एक बच्चा पैदा हुआ एक कंजेनाइटल बीमारी से, उसका नाम क्या है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। ट्रांसपोजिशन मतलब उल्टी पोजीशन। ग्रेट वेसल कौन सी है? एक आयोटा है, एक पल्मोनरी ट्रंक है। नॉर्मली आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, इसमें बच्चे में ट्रांसपोजिशन है, मतलब आयोटा राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है। और पल्मोनरी ट्रंक उल्टा है, पल्मोनरी ट्रंक राइट की जगह लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है। तो ये जो कंडीशन है जिसमें आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक उल्टे वेंट्रिकल से निकल रहे हैं, ये कंडीशन जो है जिंदा रहने लायक नहीं है। इस कंडीशन में बच्चा ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, सर्जरी। हमें आयोटा को राइट वेंट्रिकल से काट के लेफ्ट पे लगाना है और पल्मोनरी ट्रंक को लेफ्ट से काट के राइट पे लगाना है, नॉर्मल कर देना है सर्जरी कर। अब हमने सोचा ठीक है सर्जरी कर लेते हैं। तो सर्जरी करने के लिए जब हम किसी वेसल को काटेंगे, सपोज हमने आयोटा को काटा कि हम राइट से काट के लेफ्ट पे लगाएंगे, तो जब हम काटेंगे तो इसके अंदर तो इतना सारा ब्लड है, हम चाहेंगे कि वो ब्लड दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। अगर वो दूसरी सर्कुलेशन में डाइवर्ट हो गया तो सर्जरी करना ईज़ी हो जाए। अब डाइवर्ट करने के लिए क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि ये डक्टस जो है ये खुला रहे, क्योंकि नॉर्मली तो ये बंद हो जाएगा। अगर ये डक्टस खुला रहेगा तो सर्जरी करना ईज़ी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या चाहते हैं कि डक्टस आर्टरियोसस ओपन रहे। तो टीजीवी में क्या हमारा एम है? टू कीप दी डक्टस ओपन, टू कीप दी डक्टस आर्टरियोसस ओपन या पेटेंट। तो डक्टस को पेटेंट कौन रखता है, ओपन कौन रखता है? यस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रखते हैं। तो इसको हम देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। पीजीई2 फिजियोलॉजिकली रखता है। हमारे पास जो दवाई है वो पीजीई1 है, बट काम वही करेगी ई2 वाला ही। तो उस दवाई का क्या नाम है? एल प्रोस्टाडिल। तो एल प्रोस्टाडिल जो है ये डक्टस आर्टरियोसस को ओपन रखने के काम आता है। तो नाम से याद कर सकते हो, ये नाम में क्या लिखा है? प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिंग ऑन दिल। जो प्रोस्टाग्लैंडिन दिल पे काम करती है वो एल प्रोस्टाडिल। और अगर आपको ये याद रखने में कंफ्यूजन होती है कि ये डक्टस को ओपन रखती है या क्लोज करती है, तो ये बहुत आसान है। हमें अपना दिल खुला रखना चाहिए, तो ये दिल खुला रखती है, मतलब डक्टस को ओपन रखती है। ठीक, तो एल प्रोस्टाडिल कैन बी यूज टू ट्रीट कीप द डक्टस ओपन इन टीजीवी सर्जरी। ठीक, तो
इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन में डक्टस आर्टरियोसस पढ़ते ही ऑप्शन में इंडोमिथासिन ढूंढने मत लग जाता है। सबसे पहले पढ़ लो क्या पूछ रहे हैं। अगर वो पूछ रहे हैं कि डक्टस को बंद करना है, पीडीए है, बंद करना है, तब मारना इंडोमिथासिन। बट अगर वो कहते हैं कि डक्टस को ओपन रखना है, तब हमें एलप्रोस्टाडिल देनी। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट का, कार्डियो। अब ब्लड वेसल पे देखते हैं, वास्कुलर। ब्लड वेसल में प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, पर्टिकुलरली प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ये पावरफुल वेसोडाइलेटर्स हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। और ये जो वेसोडाइलेटरी एक्शन है, ये कहाँ यूज कर सकते हैं, वेसोडाइलेटरी एक्शन यूज कर सकते हैं हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, इंपॉर्टेंस में यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, इरेक्शन के लिए, इंपॉर्टेंस को ठीक करने के लिए, इरेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, ज्यादा ब्लड आना चाहिए ना पिनाइल ब्लड वेसल्स में, वेनिस की ब्लड वेसल जो ब्लड आएगा तभी तो वो इरेक्शन होगा, तो उसके लिए वेसोडाइलेशन चाहिए। तो अगर हमें वेसोडाइलेशन करना है तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं। तो कौन सी प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं, एल प्रोस्टाडिल। तो एल प्रोस्टाडिल जो है, इट कैन बी यूज्ड इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो फिर से आप नाम से याद कर सकते हो, इसके नाम में लिखा है प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिंग ऑन दिल। ये तो दिल का मामला है भाई, तो हमें तो चाहिए, तो एल प्रोस्टाडिल यूज कर सकते हैं। बट एल प्रोस्टाडिल प्रेफर नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि एल प्रोस्टाडिल ओरल नहीं दे सकते, इसका इंजेक्शन लगाना पड़ता है। कहां लगाना पड़ता है, पेनिस के अंदर। कौन लगवाएगा भाई, तो इसको यूजुअली प्रेफर नहीं करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, कौन सी है ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस है सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल ड्रग ऑफ चॉइस है, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स ड्रग ऑफ चॉइस हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। इनको ओरल दे सकते हैं, ओरल दे सकते हैं। और ये क्या करती हैं, ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करती हैं, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज जो कि साइक्लिक जीएमपी को तोड़ने के काम आता है। तो जो सिल्डेनाफिल है वो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करती है, साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ जाता है, वेसोडाइलेशन हो जाती है, इरेक्शन हो जाता है, इंपोर्टेंस ठीक हो जाता है। ठीक है, तो टाडालाफिल इस ग्रुप में लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है टाडालाफिल। ठीक, तो ये हो गया इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब दूसरा यूज क्या हो सकता है ब्लड वेसल्स में, वो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। रिमेंबर, नॉर्मल वेसोडाइलेटर्स पल्मोनरी वेसल्स को डायलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूजुअली हम एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट देते हैं। बट सपोज एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट इफेक्टिव नहीं पाए गए, तब हम दे सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। तो PGE2 भी दे सकते हैं, PGI2 भी दे सकते हैं। ये पल्मोनरी वेसल्स को डायलेट कर देंगे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा। तो कौन सी दवाइयां हैं, PGE2 जो है वो है इपोप्रोस्टिनोल, और जो PGI2 है वो है आइलोप्रोस्ट। तो नाम में लिखा ही है, E2 का नाम E से शुरू हो रहा है और I2 का नाम I से शुरू हो रहा है, और ये वेसोडाइलेशन करती हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में दे सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, ओरली इफेक्टिव नहीं है। तो फिर हमने एक दवाई बनाई जिसको ओरल, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं है वो, बट प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन वाला काम करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी तो काम तो वही होगा। तो उस दवाई को हम ओरल दे सकते हैं, और वो दवाई जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज होती है उसका नाम है स्लेक्सी पैक। स्लेक्सी पैक के नाम में लिखा है, क्या लिखा है, सिलेक्टिव, सिलेक्टिव। आई का मतलब है इंजेक्शन, इंजेक्टेबल, और क्रॉस लिखा मतलब इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है। XI मतलब क्रॉस इंजेक्शन, इंजेक्शन नहीं देना, नॉन इंजेक्टेबल मतलब ओरल दे। P से प्रोस्टाग्लैंडिन, PGE2, और AG से एगोनिस्ट। ठीक, तो ये सिलेक्टिव नॉन इंजेक्टेबल प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट है, सिलेक्टिव नॉन इंजेक्टेबल प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट है, मतलब ओरल देते हैं। तो ये भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में दे सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट। अगला इफेक्ट है यूट्रस पे। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो करती क्या है, अगर हम यूट्रस बनाएं, ये यूट्रस है, ये यूट्रस का ऐसे। तो यूट्रस जो है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पर्टिकुलरली PGF2 अल्फा और एक होता है PGE2, ये दोनों अपर सेगमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यूट्रस को ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जबकि PGE2 जो है
वो यूट्रस के लोअर सेगमेंट को रिलैक्स करता है। अपर वाले को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लोअर वाले को रिलैक्स करते हैं। ये हमें कब चाहिए? हमें ऊपर से यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना है, नीचे से रिलैक्स करना है। कब चाहिए? डिलीवरी के टाइम। क्योंकि ऐसी तो चाहिए, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करे बच्चा बाहर आ जाए, नीचे से खुल जाए बच्चा बाहर चला जाएगा। तो डिलीवरी के टाइम हमें ये चीज चाहिए। तो क्या हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स को लेबर में दे सकते? आंसर इज नो। क्यों नहीं दे सकते? जब काम तो वही कर रहा है जो चाहिए। इसलिए नहीं देते क्योंकि बहुत टॉक्सिक है। प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। वो फीवर, पेन, इन्फ्लेमेशन करता है। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन स्टमक में वो अपसेट करता है, बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्शन करता है, बहुत सीवियर पेन होता है, डायरिया भी हो सकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स करते हैं, इसलिए हम लेबर में प्रेफर नहीं करते। लेबर में क्या देंगे? ऑक्सीटोसिन। डिलीवरी के लिए लेबर्स को इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन देते हैं। ऑक्सीटोसिन भी तो यही करता है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट, नीचे से रिलैक्स, तो डिलीवरी हो जाएगी। तो ऑक्सीटोसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर नॉट प्रेफर्ड। तो फिर कहां देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन? यही काम ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करना, नीचे से रिलैक्स करना हमें चाहिए अबॉर्शन में भी। मेंबर, अबॉर्शन का क्या मतलब है कि बच्चा यूट्रस में मर चुका है, किसी भी कारण बच्चे के अंदर डेथ हो गई है। बट जब बच्चे की डेथ हो गई, वो बाहर तो निकालना पड़ेगा, वहीं पड़ा थोड़ी रहने देंगे। तो उस बच्चे को बाहर भी तो निकालना है। उसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे से रिलैक्स करेंगे, तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो बाहर निकल जाए। ठीक है? तो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट, नीचे से रिलैक्स करना है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन कर रहे हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हम अबॉर्शन में दे सकते हैं, पर्टिकुलरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस में और अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस में देते हैं। तो जो दवाई देते हैं उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, जो कि है कार्बोप्रोस्ट। कार्बोप्रोस्ट। और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 भी दे सकते हैं, जिसका नाम है मिजोप्रोस्टोल। मिजोप्रोस्टोल E2 नहीं है, E1 है, मैंने आपको पहले ही बताया था। 2 वाला काम करती है 1। तो कार्बोप्रोस्ट और मिजोप्रोस्टोल दे सकते हैं हम अबॉर्शन में। क्वेश्चन ये है कि हमने बताया लेबर में प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि बहुत टॉक्सिक है, साइड इफेक्ट करते हैं, इसलिए हम ऑक्सीटोसिन प्रेफर करते हैं। तो फिर अबॉर्शन में क्यों दे रहे हैं? अब अबॉर्शन में साइड इफेक्ट देने में मजा आएगा क्या? नहीं। तो फिर अबॉर्शन में क्यों प्रोस्टाग्लैंडिन दे रहे हैं, इसमें ऑक्सीटोसिन क्यों नहीं दे रहे? उसका रीजन क्या है कि ऑक्सीटोसिन अबॉर्शन के लिए इफेक्टिव ही नहीं होता। अब इफेक्टिव क्यों नहीं होता? उसका सिंपल कारण यह है कि जो यूट्रस है उस पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर ही लेबर के टाइम आते हैं। जब थर्ड ट्राइमेस्टर लेट स्टेजेस आती हैं तभी रिसेप्टर आते हैं, उससे पहले ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर ही नहीं है यूट्रस पे। तो जितना मर्जी ऑक्सीटोसिन दे दो, काम ही नहीं होगा जब रिसेप्टर ही नहीं है। तो जब ऑक्सीटोसिन इफेक्टिव नहीं है तब हमें दूसरी दवाइयां देखनी पड़ती हैं, तब हम प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। अगर ऑक्सीटोसिन इफेक्टिव होता तो हम उसी को देते, पर वो इफेक्टिव नहीं है अबॉर्शंस में, इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन देके हमें साइड इफेक्ट टॉलरेट करने पड़ेंगे। ठीक है? तो अबॉर्शन के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं। अब यही काम यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने का हमें चाहिए पोस्ट पार्टम हेमरेज। पोस्ट पार्टम हेमरेज। अब पहले सबसे पहले समझते हैं ये है क्या। एक फीमेल थी, उसकी डिलीवरी हुई। जब डिलीवरी हुई तो ये हम लगा लेते हैं कि यहाँ पे प्लेसेंटा लगा था यूट्रस पे, और प्लेसेंटा के साथ यहाँ बेबी अटैच था। ठीक है? तो जब डिलीवरी हुई तो पहले बेबी निकल गया बाहर, फिर थोड़ी देर के बाद प्लेसेंटा भी निकल जाए। और जब प्लेसेंटा बॉडी से बाहर निकलेगा तो जहां पे यूट्रस में प्लेसेंटा अटैच था, ये जो ब्लड वेसल्स थी ये फ्री हो जाएंगी। और जब प्लेसेंटा निकलेगा, ब्लड वेसल फ्री होगी तो क्या होगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हर एक फीमेल में डिलीवरी के बाद वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि प्लेसेंटा फ्री हुआ, वहां से ब्लड तो आएगा। तो ब्लीडिंग नॉर्मल है। बट कुछ टाइम के बाद ये ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाती है। ये बंद होती कैसे है? क्योंकि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड वेसल जो यूट्रस में निकल रही थी वो इसकी मसल में दब जाती है। जब ब्लड वेसल दब गई तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो कुछ टाइम के बाद डिलीवरी के बंद हो जाती है। बट अगर यूट्रस स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट ना करे, जितना हम चाहते हैं उतना जोर से कॉन्ट्रैक्ट ना करे, ब्लड वेसल पूरी तरह से ना दबे, तो ब्लीडिंग चलती रहेगी। इसको कहते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज। तो पोस्ट पार्टम हेमरेज की ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
और प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तो वी कैन यूज प्रोस्टाग्लैंडिन्स लाइक मीजोप्रोस्टोल फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज में मीजोप्रोस्टोल दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं? क्या ऑक्सीटोसिन काम करेगा? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या वो काम करेगा? हाँ करेगा। क्यों नहीं करेगा? अभी तो यूट्रस पे रिसेप्टर थे, डिलीवरी अभी होके है ना, अभी तो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर थे, अब गायब थोड़ी हो जाएंगे 10 मिनट में। तो रिसेप्टर तो अभी भी है, दैट मीन्स ऑक्सीटोसिन काम करेगा। और हमने बताया था कि अगर ऑक्सीटोसिन काम करेगा तो वो ड्रग ऑफ चॉइस होगा, क्योंकि बहुत सेफ है, फिजियोलॉजिकल सब्सटेंस है। तो ऑक्सीटोसिन पीपीएच के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। मिजोप्रोस्टोल भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली ऑक्सीटोसिन ही करते हैं। ठीक है। अब एक दवाई देते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, पीपीएच को। अगर हमें लगता है कि पीपीएच होने का चांस है तो हम देते हैं, उसको कहते हैं मिथर्जिन। मिथर्जिन, मिथर्जिन इसका पूरा नाम है मिथाइल अर्गोमिट्रिन। मिथाइल अर्गोमिट्रिन, मिथाइल अर्गोमिट्रिन या मिथर्जिन जो है, ये पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि किस टाइम देते हैं? एक स्पेशल टाइम होता है, उस समय देते हैं। कब देते हैं? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर। एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के टाइम देते हैं। और कौन से रूट से देते हैं? इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के टाइम आईएम देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये उसको ऐसे स्पेसिफिक टाइम पे क्यों देते हैं? एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के टाइम दे रहे हैं, क्यों? तो यही क्वेश्चन एक बार वाइवा में गाइनी वालों ने स्टूडेंट से पूछा कि मिथाइल अर्गोमिट्रिन कब देते हैं? तो उसने बोला, बच्चे ने, कि मैम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर। तो उन्होंने पूछा कि इस समय क्यों देते हैं? तो भोले से बच्चे ने क्या आंसर दिया कि मैम जब एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होगा, शोल्डर बाहर निकलेगा, तभी तो इंजेक्शन लगा पाएंगे ना। ये इंपॉर्टेंट है कि वो डिलीवरी जो इंजेक्शन है बच्चे को नहीं लगाना, ये मदर को लगाना है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मदर को लगाना है। तो फिर हम शोल्डर की डिलीवरी क्यों करवा रहे हैं? तो क्या होता है, नॉर्मली ज्यादातर डिलीवरीज में वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है। वर्टेक्स मतलब पहले सर निकलेगा बाहर। अब जब सर निकलेगा, सर निकल रहा है, अगर हमने उससे पहले यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, तो अगर गर्दन दब गई तो एस्फिक्सिया हो जाएगा बच्चे। तो हम चाहते हैं कि उसका सर निकल जाए पूरा, गर्दन निकल जाए पूरी, तब उसको एस्फिक्सिया नहीं होगा। तब अब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करे, नो प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, हम पहले सर निकलने देते हैं और सर के साथ ही एंटीरियर शोल्डर निकल आता है। जब एंटीरियर शोल्डर निकल गया तो वी आर श्योर कि गर्दन निकल गई, अब हम उसको दे सकते हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो मिथर्जिन देते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर। ठीक है। तो ये हो गया यूज इनका पीपीएच में। लास्टली जो मिजोप्रोस्टोल है, मिजोप्रोस्टोल, ये हमने बताया था कि अपर सेगमेंट को तो कॉन्ट्रैक्ट करता है बट लोअर को रिलैक्स करता है। तो इसको हम दे सकते हैं सर्वाइकल राइपनिंग के लिए। सर्वाइकल राइपनिंग तो टर्म है, इसका सिंपल मतलब है लोअर सेगमेंट को रिलैक्स करने के लिए। तो लेबर पेन जब होते हैं तो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट, नीचे से रिलैक्स करना पड़ता है। तो क्योंकि बहुत टॉक्सिक है तो इसलिए हम सिस्टेमिक नहीं देते, हम इसको लोकल दे देते हैं, इंट्रावेजाइनल। तो अगर हम इंट्रावेजाइनल मिजोप्रोस्टोल दे दें तो सर्विक्स को रिलैक्स करना इजी हो जाता है, तो सर्वाइकल राइपनिंग के काम आ सकता है। ठीक? तो ये हो गए प्रोस्टाग्लैंडिन के एक्शन यूट्रस पे। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन के एक्शन स्टमक में। स्टमक में और इंटेस्टिन में, बेसिकली जीआईटी की बात कर रहे हैं। जीआईटी में हम स्टमक भी पढ़ेंगे, इंटेस्टिन भी बात पढ़ेंगे। तो पहले हम इंटेस्टिन ही पढ़ लेते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, स्मूथ मसल को जोर से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो अगर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा? यस, पेन होगा, कॉलिकी पेन होगा। बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन देने से, कॉलिकी पेन हो सकते हैं। और दूसरा, जब जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ गई तो क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है। तो डायरिया एंड कॉलिकी पेन आर द इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। फिर स्टमक में क्या करते हैं? स्टमक में अच्छे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव। स्टमक में अच्छे हैं। अच्छे हैं का क्या मतलब है? हम एक चीज समझते हैं, ये हमारा इसोफेगस है, ये स्टमक है। स्टमक से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जब स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है, कौन सी एसिड बनती है?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। केमिस्ट्री में पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, ये कुछ भी जला देती है, हाथ भी जल जाएंगे हमारे अगर बन गए तो जब स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनी तो स्टमक को डैमेज क्यों नहीं हुआ, ये जल क्यों नहीं गया? रीजन ये है कि स्टमक को पता है कि मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखनी, तो इसलिए इसके पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है म्यूकस और बाइकार्बोनेट की। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है किसकी? म्यूकस की और बाइकार्बोनेट की। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, पर्टिकुलरली PGE2 जो है, वो इनका सिक्रीशन इंक्रीज करता है। मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटेक्टिव कवरिंग की थिकनेस को बढ़ा देते हैं, ज्यादा म्यूकस ज्यादा बाइकार्बोनेट सिक्रीट करेंगे। दूसरा कैसे बचाते हैं? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन को कम करते हैं। रिमेंबर प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देते हैं, जब प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो गया तो एसिड सिक्रीशन कम हो जाए। ठीक है। और तीसरा प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं? वेसोडाइलेटर हैं। जब वेसोडाइलेटर हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ जाए, और अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजल ब्लड फ्लो बढ़ गया तो वहां पे इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस हटाना आसान हो जाएगा, तो कोई भी अगर इंजरी होती है तो इजीली रिपेयर हो सकती है। तो 3 तरीके से स्टमक को बचाते हैं। कौन से 3 तरीके हैं? पहला, ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। दूसरा, ये एसिड की सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं। और तीसरा, ये ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, म्यूकोजल ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। तो मतलब स्टमक के लिए तो अच्छी दवाइयां हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन ना हो तो स्टमक की प्रोटेक्शन खत्म। और प्रोस्टाग्लैंडिन कम करने वाली कौन सी दवाई पड़ी थी? यस, एनएसिड्स। तो अगर हम क्रॉनिक बेसिस पे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे दें तो क्या होगा? स्टमक में प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगी, और नहीं बनेगी तो क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर। तो दैट इज कॉल्ड एज एनएसएड्स इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो अगर पेप्टिक अल्सर हो गया तो इसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सी दे सकते हैं? मिजोप्रोस्टोल। फिर से वही मिजोप्रोस्टोल PGE1 है पर E2 वाला काम करती है। तो एनएसएड इंड्यूस पेप्टिक अल्सर के लिए अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ड्रग फॉर एनएसएड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर, आंसर इज मिजोप्रोस्टोल। नंबर स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि जो चीज कम थी वो चीज दे दी। प्रोस्टाग्लैंडिन कम हुए थे, हमने प्रोस्टाग्लैंडिन दे दी। बट ध्यान से पढ़ना, ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछें कि एनएसएड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो ड्रग ऑफ चॉइस में आंसर आएगा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। मतलब जो भी दवाई प्राजोल में खत्म होती है, ओमीप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंजोप्राजोल, दे आर ड्रग ऑफ चॉइस। रिमेंबर, किसी भी कारण से पेप्टिक अल्सर हो, चाहे वो एनएसएड के कारण हो चाहे किसी भी कारण हो, ड्रग ऑफ चॉइस हर एक पेप्टिक अल्सर में पीपीआईज रहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि पीपीआई ड्रग ऑफ चॉइस क्यों ना है? एनएसएड इंड्यूस्ड के लिए तो मिजोप्रोस्टोल होना चाहिए था ना, इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बात, मिजोप्रोस्टोल के साइड इफेक्ट देखे आपने, कितने सारे साइड इफेक्ट। फीवर कर सकता है, पेन कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कर सकता है, कॉलिक की पेन कर सकता है, डायरिया कर सकता है, इतने सारे साइड इफेक्ट हैं पहली बात। और दूसरी बात, इसकी एफिकेसी भी कम है। पीपीआई ज्यादा इफेक्टिव है पेप्टिक अल्सर में, चाहे वो एनएसएड ने किया है। तो मिजोप्रोस्टोल कैन बी यूज्ड है, बट अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो पीपीआईज ही आएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक ड्रग पूछे तो मिजोप्रोस्टोल, अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो पीपीआईज। तो ये इफेक्ट हो गए प्रोस्टाग्लैंडिन के जीआईटी पे। ठीक, अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ऑन दी आई। आई में पर्टिकुलरली प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा जो होता है, ये यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो बढ़ाता है, यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को इंक्रीज करता है। रिमेंबर, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो बढ़ाते हैं। आई में एक्वस बनने के बाद 2 नालियों से ड्रेन हो सकता है। एक तो मेन नाली है वो है ट्रेबिकुलर आउटफ्लो, और दूसरी इमरजेंसी वाली नाली है यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो इमरजेंसी वाली नाली खोल देते हैं, एक्वस आउटफ्लो ड्रेन हो जाता है, एक्वस बाहर निकल जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाता है। तो इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन जो हैं वो ग्लोकोमा में दे सकते हैं। और जो दवाई कॉमनली यूज होती है वो है लेटेनोप्रोस्ट। लेटेनोप्रोस्ट इज प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, और ये ड्रग ऑफ चॉइस है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के लिए।
प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में ड्रग ऑफ चॉइस है लेटेनोप्रोस्ट। एंड ऑब्वियसली प्रोस्टाग्लैंडिन है, तो अगर आई में इन्फ्लेमेशन है तो कभी नहीं देंगे, क्योंकि आई में इन्फ्लेमेशन कर सकती है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन देने से आई में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो अगर आपसे पूछें कि किसी को अरेडोसाइक्लाइटिस था, आई में इन्फ्लेमेशन थी और साथ में ग्लोकोमा भी था, तब कौन सी दवाई नहीं दोगे? लेटेनोप्रोस्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देगी। ओके, तो ये हो गया इफेक्ट आई में। देन लास्टली किडनी में देख लेते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमें पता है कि वेसोडाइलेशन करते हैं, वेसोडाइलेशन करेंगे तो ज्यादा ब्लड आएगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। तो प्रोस्टाग्लैंडिन किडनी में ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, मतलब किडनी के लिए अच्छे हैं। तो अगर हम क्रॉनिकली एनएसएड दें तो किडनी का ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो किडनी खराब हो सकती है। तो जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन कम करते हैं वो सारे नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं लॉन्ग टर्म यूज पे। तो सारे एनएसएड्स आर नेफ्रोटॉक्सिक। तो ये हो गए हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एक्शन, और प्रोस्टाग्लैंडिन कहां यूज करेंगे कंप्लीट हो गया। तो अब हम मूव कर सकते हैं कॉक्स इनहिबिटर्स पे, जिनको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक, ये दवाइयां क्या करेंगी? साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करेंगी। अब साइक्लोऑक्सीजिनेज क्या है? वो दो मेजर तरह का होता है, एक होता है कॉक्स 1, दूसरा होता है कॉक्स 2। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये पता करना जरूरी है। कॉक्स 1 जो होता है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव है, कॉन्स्टिट्यूटिव, और कॉक्स 2 को कहते हैं इंड्यूसिबल है। अब इन टर्म्स का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग का क्या मतलब है? कि घर के काम करने वाला। मतलब बॉडी में नॉर्मली जहां भी प्रोस्टाग्लैंडिन चाहिए कॉक्स 1 बनाता है। हमें स्टमक को प्रोटेक्ट करना है, कॉक्स 1 बनाता है। हमें आई में एक्वस आउटफ्लो को ड्रेन करना है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन कॉक्स 1 बनाता है। जहां चाहिए वहां कॉक्स 1 बनाता है, तो मतलब कॉक्स 1 घरेलू काम करता है, जो चाहिए वो काम करता है। बट कॉक्स 2 नॉर्मल जगह पे नहीं होता। तो कॉक्स 2 नॉर्मल जगह पे नहीं है, बट जहां पे भी इन्फ्लेमेशन करनी है वहां पे इसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो कॉक्स 2 प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेटरी साइट पे बनाता है। तो मतलब कॉक्स 1 जो है वो अच्छे काम करता है, जो चाहिए वो करता है, और कॉक्स 2 बुरे काम करता है, मतलब इन्फ्लेमेशन करता है। तो हमारी लैंग्वेज में कॉक्स 1 हीरो है, कॉक्स 2 विलन है। कॉक्स 1 अच्छे काम करता है, कॉक्स 2 बुरे काम करता है। तो कॉक्स 1 जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज करता है नॉर्मल जगह पे, कॉक्स 2 इंक्रीज करता है इन्फ्लेमेटरी साइड। अब अगर आजकल की मूवी देखो तो हमें पता है कि जो हीरो होता है वो भी प्योर हीरो नहीं होता, थोड़ा बहुत ग्रे शेड तो उसमें भी होता है। तो जो कॉक्स 1 है वो भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन कर सकता है, तो इट कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड, बट उतना ज्यादा नहीं होता। मेनली कॉक्स 2 होता है, बट थोड़ा बहुत कॉक्स 1 भी रोल प्ले करता है। ठीक है? और दूसरी बात, जो विलन है उसका भी तो दिल है। तो जो कॉक्स 2 है वो भी नॉर्मली हो सकता है, ऑल्दो नॉर्मली मोस्टली तो कॉक्स 1 ही होता है, बट कुछ कुछ जगह पे नॉर्मली भी कॉक्स 2 होता है। और नॉर्मली कॉक्स 2 किस जगह पे होता है? किडनी में होता है, एंडोथीलियम में होता है, और ब्रेन में होता है। तो किडनी, एंडोथीलियम और ब्रेन में नॉर्मली कॉक्स 2 होता है। बट ग्रॉसली अगर देखो तो वही सिनारियो है कि कॉक्स 1 हीरो है, कॉक्स 2 विलन है। कॉक्स 1 अच्छे काम करेगा, कॉक्स 2 बुरे काम करेगा। तो कॉक्स 1 जो है वो अच्छे काम करता है, तो हम इसको तो इनहिबिट नहीं करना चाहें। कॉक्स 2 बुरे काम करता है, उसको इनहिबिट करना है। तो अगर इन्फ्लेमेशन ठीक करनी है तो हमें कॉक्स 2 को इनहिबिट करना। तो हमारे पास जो एनएसएड्स हैं वो दो तरह के हैं। जो शुरू में हमने एनएसएड्स बनाए वो दोनों को इनहिबिट कर रहे थे, कॉक्स 1 को भी, कॉक्स 2 को भी। तो उनको हम कहते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। ये 1 और 2 दोनों को इनहिबिट कर रहे हैं। हम 2 को तो करना चाहते हैं, बट ये 1 को भी कर रहे हैं। फिर जब हमें पता लगा कि ये दवाइयां कॉक्स 1 को भी इनहिबिट कर रही हैं, तो क्या साइड इफेक्ट करेंगे? कॉक्स 1 को इनहिबिट होने से क्या होगा? स्टमक की प्रोटेक्शन चली जाएगी, तो पेप्टिक अल्सर होने का चांस बढ़ जाएगा। तो जो भी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स हैं उनमें एक कॉमन चीज है कि पेप्टिक अल्सर का चांस बढ़ाते हैं।
इसीलिए हमने बनाए सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स, जो सिर्फ कॉक्स-2 को इनहिबिट करें। अगर हमने कॉक्स-1 को इनहिबिट नहीं किया तो स्टमक में प्रोस्टाग्लैंडिन बनते रहे, तो इनमें पेप्टिक अल्सर का चांस बहुत कम होता है। तो नॉन सिलेक्टिव में मेन नुकसान क्या है कि वो पेप्टिक अल्सर करते हैं। कॉक्स-2 इनहिबिटर का क्या फायदा है कि पेप्टिक अल्सर का चांस कम है। ठीक, बट सारी दवाइयां सिलेक्टिव हो नॉन सिलेक्टिव हो, सारी की सारी दवाइयां कॉक्स-2 को तो इनहिबिट कर ही नहीं है ना। तो सारे के सारे एनएसएड्स के 3 यूज होंगे, वो फीवर, पेन और इन्फ्लेमेशन को ठीक कर सकते हैं। सारे एनएसएड फीवर, पेन, इन्फ्लेमेशन में दे सकते हैं। क्लियर? तो ये बेसिक चीज है हमारी एनएसएड्स के बारे में। तो अब हम इन दवाइयों को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स के बारे में। नॉन सिलेक्टिव मतलब जो दोनों को इनहिबिट करते हैं, कॉक्स-1 को भी और कॉक्स-2 को भी, दोनों को इनहिबिट करते हैं। कौन सी दवाइयां हैं? हमारे पास एग्जांपल्स हैं एसिटामाइनोफेन या पैरासिटामोल, जिसका नाम है एसिटामाइनोफेन। फिर हमारे पास है एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफिनेक, इंडोमिथासिन, केटोरोलैक, पिरोक्सिकैम, निमेसुलाइट। सो कुछ इंपॉर्टेंट एनएसएड्स के नाम लिखे हैं जो कि नॉन सेलेक्टिव हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या है इनके बारे में, खास बातें क्या हैं। सबसे पहली दवाई जो है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल ही एक्सेप्शन है हमारी। क्या एक्सेप्शन है? हमने बताया था कि सारे एनएसएड के 3 यूज होते हैं, फीवर, पेन, इन्फ्लेमेशन। बट पैरासिटामोल के 2 ही यूज हैं। मतलब ये फीवर और पेन तो ठीक कर सकता है, बट ये इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं कर सकता। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इसका है ही नहीं है। पहला एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन क्या है पैरासिटामोल में? सारे एनएसएड पेप्टिक अल्सर करते हैं, ये पेप्टिक अल्सर भी नहीं करता। पेप्टिक अल्सर का चांस भी बहुत कम। और तीसरा क्या एक्सेप्शन है? सारे एनएसएड जो हैं वो किडनी डैमेज कर रहे हैं, नेफ्रोटॉक्सिक हैं, तो इसमें किडनी डैमेज भी कम होता है। किडनी डैमेज भी सबसे कम होता है। तो अगर किसी को किडनी की बीमारी वाले को पर्टिकुलरली किडनी की कोई सर्जरी की है हमने, तो उसमें पेन किलर देना है तो पैरासिटामोल ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये इतनी सारी एक्सेप्शन क्यों है इसमें? जब सारी दवाइयों की तरह ये भी कॉक्स इनहिबिटर करता है, तो एक्शन भी तो सेम होने चाहिए। तो इसमें क्यों है ये डिफरेंस? इसके लिए हमने रिसर्च की तो पता लगा कि पैरासिटामोल एक सेपरेट कॉक्स को इनहिबिट करता है जिसको कहते हैं कॉक्स-3। ये कॉक्स-1 को नहीं करता, कॉक्स-2 को नहीं करता, कॉक्स-3 को करता है। और कॉक्स-3 होता है सिर्फ सीएनएस में, वो पेरिफेरी में नहीं होता। तो पैरासिटामोल अगर कॉक्स-3 को इनहिबिट करेगा तो सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन कहां कम होगी? सीएनएस में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फीवर और पेन तो कंट्रोल होता है। तो दैट मींस कॉक्स-3 को इनहिबिट करके एंटीपायरेटिक भी यूज कर सकते हैं, एनाल्जेसिक भी यूज कर सकते हैं पैरासिटामोल। बट इन्फ्लेमेशन तो पेरिफेरी में हो रही थी, तो ये पेरिफेरी में तो काम करता नहीं है, तो इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं होता। ठीक है। तो कॉक्स-3 को इनहिबिट करता है पैरासिटामोल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन नहीं होता इसका। ठीक। अब दूसरी बात, क्योंकि स्टमक में कॉक्स-1 होता है और ये कॉक्स-1 को इनहिबिट ही नहीं करता, तो इसलिए पेप्टिक अल्सर डिजीज का चांस भी नहीं होता, बाकी सबसे कम होता है। किडनी में कॉक्स-2 होता है, ये कॉक्स-2 को भी इनहिबिट नहीं करता, इसलिए किडनी फेलियर में भी सेफ है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी सबसे कम है इसकी। तो ये सारी एक्सेप्शंस हमने एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि ये कॉक्स-3 को इनहिबिट करता है, कॉक्स-1 या 2 को नहीं करता। अब कुछ बुक्स में ये भी लिखा जाता है कि पैरासिटामोल का जो एनाल्जेसिक मैकेनिज्म है वो और होता है, कॉक्स इनहिबिशन उतना ज्यादा नहीं है। तो पैरासिटामोल से पाया गया है कि ये एक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है जिसका नाम है वेनिलॉइड रिसेप्टर। वेनिलॉइड रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। वेनिलॉइड रिसेप्टर का नाम है ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल वेनिलॉइड, टीआरपीवी। तो ये हाईली इंफॉर्मेशन डिटेल है, नहीं करोगे याद चलेगा। ठीक। तो ये पैरासिटामोल के बारे में इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस थी। अब पैरासिटामोल जो है अगर ओवरडोज दे दें
तो पॉइजनिंग कर देगा। तो पैरासिटामोल पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात समझते हैं, पैरासिटामोल जो होता है इसका मेटाबॉलिज्म करके एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है NaPQI। फुल फॉर्म है एन एसिटाइल पैरा अमाइनो बेंजोक्विनोन इमी। नहीं याद करना पूरा नाम, अपनी नॉलेज दिखा रहा हूं बस मैं, सिर्फ NaPQI काफी है। तो पैरासिटामोल का मेटाबॉलिज्म होता है माइक्रोसोमल एंजाइम से, जिससे NaPQI बन जाता है। अब ये जो NaPQI है ये है सल्फाइड्रल ग्रुप का भूखा, मतलब जिस जगह पे इसको सल्फाइडल ग्रुप दिख गया ये वहां पे बाइंड कर जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि सल्फाइडल ग्रुप तो बहुत जगह पे होते हैं, DNA में होता है, RNA में होते हैं, प्रोटीन में होते हैं, तो सल्फाइडल ग्रुप तो जगह जगह पड़े हों। तो पैरासिटामोल एक NaPQ नाम का कंपाउंड बनाता है जो सल्फाइडल ग्रुप का भूखा है, तो ये बहुत टॉक्सिक होना चाहिए, ये तो कहीं भी जाके बाइंड कर जाएगा। बट हमें पता है कि पैरासिटामोल बहुत सेफ है, ये तो टॉक्सिसिटी नहीं करता। तो कैसे सेफ है, कैसे सेफ है जब ये NaPQI बना रहा है? वो इसलिए क्योंकि जो हमारा लिवर है वो नॉर्मली एक कंपाउंड सीक्रेट करता है, उसका नाम है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन का नाम सुना है ना? क्या होता है ग्लूटाथायोन? केमिकली क्या होता है? 3 अमाइनो एसिड से बना होता है, ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। और उन 3 अमाइनो एसिड में एक होती है सिस्टीन। सिस्टीन में खास बात है, सिस्टीन क्या होती है? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। मतलब अगर सल्फर है तो सल्फाइडल ग्रुप तो होगा ही। तो मतलब NaPQI को जो सल्फाइडल ग्रुप चाहिए वो मिलता है ग्लूटाथायोन से। मतलब जितना भी NaPQI बनता है वो सारा ग्लूटाथायोन से बाइंड कर जाता है। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं जब हमने पैरासिटामोल दिया नॉर्मल डोज, सपोज उसने 100 NaPQI बनाए, बट लिवर हमें पहले से ही 1000 ग्लूटाथायोन दे रहा है, तो अगर 100 की जगह 200 भी बना दिए तो भी वो ग्लूटाथायोन उससे बाइंड कर लेगा, NaPQI फ्री बचेगा ही नहीं। और अगर बिल्कुल फ्री बचेगा ही नहीं तो बाकी सारे सल्फाइडल ग्रुप बच जाएंगे हमारे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पैरासिटामोल नॉर्मली जब हम यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के NaPQI बना रहा है। ठीक है, अब दिक्कत आएगी कब? दिक्कत कब आ सकती है? एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन कि हमने 100 की जगह पहले से ही 2000 दे दी। मतलब लिवर ने तो 1000 ग्लूटाथायोन बनाए जो वो नॉर्मली बनाता है, बट हमने पैरासिटामोल ऑलरेडी 2000 दे रखे। दैट मींस 1000 तो ग्लूटाथायोन से बाइंड कर गए, बट 1000 अभी भी भूखे हैं, तो ये तो बाइंड करेंगे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल से, उससे हो जाएगा लिवर डैमेज, हिपैटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, तो पैरासिटामोल की ओवरडोज में लिवर डैमेज होता है। अब ये प्रॉब्लम होगी टॉक्सिसिटी की, ओवरडोज की, ये तो किसी भी दवाई में हो सकती है ना, ओवरडोज। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैरासिटामोल की जो ओवरडोज होती है वो कौन सी रीजन से होती है, कौन सी सबसे कॉमनली कौन से कारण से होती है? क्या आपने कभी किसी को पैरासिटामोल दे के किसी को मारते देखा है? ऑब्वियसली नहीं, अगर मारना तो कोई और दवाई देगा ना, पैरासिटामोल से थोड़ी मारेगा। तो पैरासिटामोल होमिसाइडल ओवरडोज नहीं होती, होमिसाइडल टॉक्सिसिटी नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि पैरासिटामोल खा के मर जाता हूं? सुसाइडल भी नहीं होती। ठीक है, तो ज्यादातर केसेस होते हैं एक्सीडेंटल। बेसिकली क्या होता है, बच्चों में ज्यादा कॉमन है। क्या होता है कि जो क्रोसिन है, पैरासिटामोल जो है उसकी जो शीशी आती है, सिरप आता है, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का होता है। तो बच्चे को फीवर था, हमने उसको शीशी खोल के चम्मच से पिला दिया, उसको बहुत टेस्टी लगा, अभी तो वो फीवर में है, बट 5 7 10 दिनों बाद उसका फीवर वगैरह उतर गया। उसके एकदम से याद आया जब मुझे बुखार था मुझे मीठी दवाई मिली थी, बहुत मजा आया था पी के। तो वो मम्मी काम कर रही है कहीं, वो किचन में चला गया, उसने शीशी निकाली और सारी पी गया। तो पॉइजनिंग हो सकती, ओवरडोज हो सकती। तो इसलिए पैरासिटामोल की ओवरडोज मोस्टली एक्सीडेंटल होती है। तो पैरासिटामोल जो है हम इस तरीके से बनाते हैं कि जो उसका कैप है, वो कैप जो है वो बच्चा खोल ना पाए, उसको कहते हैं चाइल्ड रेजिस्टेंट कैप। कैसे बनाते हैं? उसको स्पेशल तरीका होता है खोलने का, कि पहले हम उसको दबाते हैं, फिर हम उसको छोड़ते हैं, फिर घुमाते हैं, तब वो खुल जाएगा। अगर हम सीधा घुमाने की कोशिश करेंगे नहीं खुलेगा। ठीक है, और कई बार हमसे वैसे भी नहीं खुलता, हम ट्राई करते रहते हैं, फिर हम उसको शीशे को काट रहे होते हैं। ठीक है? चलो उन चीजों को छोड़ दो, पैरासिटामोल की जो टॉक्सिसिटी है वो एक्सीडेंटल होती है। ठीक, तो ओवरडोज हो सकती है, जरूरत से ज्यादा दे देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज कि पैरासिटामोल की हमने नॉर्मल डोज दी,
नॉर्मल डोज दी, दैट मीन्स नॉर्मल 100 ही NaPQI बने, बट लिवर ग्लूटाथायोन बना ही नहीं रहा। अगर लिवर ग्लूटाथायोन ही ना बनाए तो पॉइजनिंग हो सकती, और लिवर ग्लूटाथायोन कब नहीं बनाएगा? अगर उसका लिवर ही खराब है। तो पैरासिटामोल लिवर डिजीज के पेशेंट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लिवर एनफ ग्लूटाथायोन नहीं बनाएगा तो पॉइजनिंग होने के चांस रहेंगे। ठीक। तीसरा कारण क्या है? वो है एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म जो है, अगर आदमी क्रॉनिक एल्कोहलिक है तो उसमें ये दोनों होती हैं। क्या दोनों होती हैं? पहली बात, अल्कोहल जो है वो माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस कर देता है। क्रॉनिक एल्कोहलिक्स में माइक्रोसोमल एंजाइम ज्यादा होते हैं, मतलब उतना ही पैरासिटामोल देने पे, नॉर्मल पैरासिटामोल डोज देने पे NaPQI 100 की जगह 500 बनेंगे। इनमें नॉर्मल में 100 बनते हैं, इसमें 500 बनेंगे। दूसरा, इनमें लिवर डिजीज होगी, अगर क्रॉनिक है तो लिवर डिजीज होगी तो लिवर भी 1000 की जगह बना ही 200 रहा है। तो दैट मीन्स उतने ही पैरासिटामोल से टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि NaPQI ज्यादा बना, ग्लूटाथायोन कम रह गया। ठीक है, तो 3 कारणों से पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी होती है, एक ओवरडोज से, एक लिवर डिजीज से, एक अल्कोहलिक्स में। ठीक है, बट बेसिक चीज क्या है? ओवरडोज में क्या हुआ कि NaPQI ने जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स थे उनके सल्फाइडल ग्रुप पे बाइंड कर ली। तो ठीक कैसे करेंगे? तो हमें कोई बाहर से देना पड़ेगा कंपाउंड जिसमें सल्फाइडल ग्रुप हो, क्योंकि ये तो भूखा है, NaPQI का भूखा है, तो जहां पे भी इसको सल्फाइडल ग्रुप मिला ये बाइंड कर जाएगा। तो अगर हमने बाहर से दे दिया तो ये इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को छोड़ के वहां पे बाइंड कर लेगा, तो हमारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। और वो कंपाउंड क्या है जो बाहर से दे सकते हैं? उसका नाम है N एसिटाइल सिस्टीन। तो याद कर लो फिर से, सिस्टीन है मतलब सल्फर होगा ही, सल्फाइडल ग्रुप होगा ही। तो जब हम N एसिटाइल सिस्टीन देते हैं बाहर से तो NaPQI इस पे बाइंड कर जाता है और नॉर्मल वाले सल्फाइडल ग्रुप छोड़ देता है, तो पॉइजनिंग ठीक हो जाती है। तो N एसिटाइल सिस्टीन इज एंटीडोट फॉर पैरासिटामोल पॉइजनिंग। पैरासिटामोल पॉइजनिंग का एंटीडोट है N एसिटाइल सिस्टीन। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हमारे पैरासिटामोल के बारे में। ठीक, अब आते हैं दूसरी दवाई एस्प्रिन। एस्प्रिन के बारे में खास बातें क्या आपको पता होनी चाहिए? एस्प्रिन अकेली एनएसएड है जो कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर है कॉक्स का। बाकी सारे एनएसएड रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं, ये अकेली इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। क्योंकि ये इरिवर्सिबल है तो एक इसका एक्स्ट्रा यूज होता है जो बाकियों का नहीं है। कौन सा यूज है? यस, एंटीप्लेटलेट। एंटीप्लेटलेट, एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट भी यूज करते हैं, जबकि बाकी दवाइयां नहीं करते हैं। और इसकी एंटीप्लेटलेट डोज जो होती है वो लो डोज होती है, ये याद रखना। एंटीप्लेटलेट लो डोज पे यूज करते हैं। और एंटीप्लेटलेट की 3 तरह की टैबलेट्स आती हैं, एक 75 mg की आती है, एक 150 mg की आती है, एक 325 mg की आती है। ये लिमिट है, 325 mg से ज्यादा देंगे तो एंटीप्लेटलेट एक्शन नहीं आएगा। तो लो डोज में यूज होते हैं, मैक्सिमम लिमिट 325 mg। ठीक, तो एंटीप्लेटलेट है एक, तो ये करना। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है पैरासिटामोल के एस्पिरिन के बारे में? एस्पिरिन हाइपर यूरिसीमिया करता है, किडनी में यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो अगर यूरिक एसिड ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो गया तो हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। इसलिए एस्पिरिन को कभी गाउट में नहीं देते, एस्पिरिन गाउट में नहीं देते। आप किताबों में पढ़ोगे कि एस्पिरिन जो है वो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन भी बढ़ा सकता है, डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ा सकता है, एक्सक्रीशन भी बढ़ा सकता है, बट आपको वो याद नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जितनी डोज पे एक्सक्रीशन बढ़ाता है वो आदमी टॉलरेट ही नहीं कर सकता। तो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट जो है वो हाइपर यूरिसीमिया ही है। ओके, अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है एस्पिरिन के बारे में? एस्पिरिन बच्चों में, पर्टिकुलरली चाइल्ड विद वायरल इलनेस, बच्चों में जिनको वायरल इलनेस होती है, नहीं देना, क्योंकि इनमें ये कर सकता है रे सिंड्रोम। रे सिंड्रोम के चांस बढ़ाता है अगर ये चाइल्ड विद वायरल इलनेस में दे देंगे, तो एस्पिरिन कैन कॉज रे सिंड्रोम। ठीक है, तो एस्पिरिन इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर है, हाइपर यूरिसीमिया कर सकता है, और बच्चे विद वायरल इलनेस रे सिंड्रोम कर सकता है। अब आते हैं एस्पिरिन की पॉइजनिंग पे। ठीक है, तो अगर एस्पिरिन की ओवरडोज दे देंगे, एस्पिरिन का पूरा नाम क्या है? एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक,
तो अगर एस्पिरिन की ओवरडोज हो जाएगी तो उसको हम कह सकते हैं सैलिसाइलिज्म, सैलिसाइलिज्म, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड है तो सैलिसाइलिज्म हो जाएगा। तो सैलिसाइलिज्म के कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ही हम ओवरडोज देते हैं तो एस्पिरिन रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है ओवरडोज में। अगर रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो गया तो क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगी, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगी, मतलब आदमी जोर से सांस लेगा और जोर से निकालेगा। तो जब हाइपर वेंटिलेट करेगा तो क्या होगा, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल जाएगी। तो हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है ब्लड में। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए ब्लड में, एसिडिक मीडियम बनाने के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा तो मीडियम एल्केलाइन हो जाएगा, तो इसको कहते हैं एल्कालोसिस। क्यों हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। तो सैलिसाइलिज्म में या एस्पिरिन की ओवरडोज में रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस होता है। और इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, इसमें सिम्टम्स आते हैं इस एरिया के, इस एरिया के सिम्टम्स आते हैं। इस एरिया का क्या मतलब है, ईयर के सिम्टम्स, टिनाइटस, कान में घंटियां बजती रहेंगी, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर्स। देन यहां पे माथे में क्या देखोगे, हेडेक, हेडेक। आंखों में क्या देखोगे, ब्लड विजन, ब्लड विजन। और जो चारों तरफ घूम रहा है तो वर्टाइगो। तो ये फीचर्स होते हैं रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस के, और माइल्ड एस्पिरिन पॉइजनिंग कहते हैं इसको, या सैलिसाइलिज्म कहते हैं। मतलब जब तक ये सिम्टम्स आए कोई टेंशन नहीं है, रिवर्सिबल है, एस्पिरिन देना बंद कर दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। बट सपोज इसके बाद भी हमने बंद नहीं किया, एस्पिरिन अभी भी देते रहे, तो ये जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस था, पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस था, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। अब ये तो बड़ी अजीब बात है, अभी तो एल्कलोसिस था, अब एसिडोसिस हो गया, ये क्यों हो गया। तो इसके तीन रीजंस हैं। कौन से तीन रीजन हैं, पहला रीजन कि जब भी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है उसको कौन हैंडल करता है, उसको किडनी हैंडल करती है। अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस था तो किडनी कैसे ठीक करेगी, किडनी कह रही है कि ब्लड एल्केलाइन हो रखा है, कैसे ठीक करूं, बाइकार्बोनेट को निकाल देती हूं। तो किडनी से बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन बढ़ गया, बाइकार्बोनेट इज एक्सक्रीटेड, तो जो एल्केलाइन मीडियम था वो नॉर्मल होने लग गया। ठीक। दूसरा, हम अभी भी एस्पिरिन दिए जा रहे हैं। एस्पिरिन क्या है, सैलिसिलिक एसिड, क्या है, एसिड। तो अगर एसिड जमा होती रहेगी तो मीडियम एसिडिक होना शुरू हो जाए। और तीसरा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या हुआ था, हाइपर वेंटिलेशन। और अगर आप बार बार हाइपर वेंटिलेट करोगे तो क्या होगा, मसल्स थक जाएंगी, और जब मसल थक जाती हैं तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो अगर लैक्टिक एसिड जमा हो गया तो और मीडियम एसिडिक हो जाए। तो इन तीनों के कारण एसिडोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इज कन्वर्टेड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और ये जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ये इरिवर्सिबल है, मतलब अपने आप ठीक नहीं होगा। और दूसरा बहुत डेंजरस है, आदमी मर सकता है इसमें। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है पेशेंट को, तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। और एस्पिरिन का एंटीडोट क्या होता है, वेरी गुड, कोई एंटीडोट नहीं होता, एस्पिरिन का एंटीडोट है ही नहीं। तो अगर एंटीडोट नहीं है तो फिर कैसे ठीक करेंगे, तो एक ही जरिया बचता है, एस्पिरिन को बॉडी से बाहर निकाल दो। ठीक। तो हम क्या देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ड्रग ऑफ चॉइस है। ये दो काम करती है, पहला तो सीधा काम के ब्लड में एसिडोसिस को ठीक करे, एसिडोसिस को ठीक करने के लिए बाइकार्बोनेट देना पड़ेगा। और दूसरा, ये यूरिन को एल्केलाइन कर देती है, यूरिन को एल्केलाइन कर देती है। एल्केलाइन यूरिन में क्या होगा, एस्पिरिन तो एसिडिक ड्रग है, याद है जनरल फार्माकोलॉजी, एस्पिरिन एसिडिक ड्रग है, अपोजिट मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में ये आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज मतलब वाटर सॉल्युबल हो जाती है, वाटर सॉल्युबल मतलब किडनी से बाहर निकल जाएगी। तो बेसिकली जब यूरिन एल्केलाइन हो जाता है, एस्पिरिन इज एक्सक्रीटेड आउट इन द किडनी। ठीक। तो दो काम करती है, एक एसिडोसिस को डायरेक्टली ठीक कर दिया, और दूसरा एस्पिरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया। ओके, ये हो गया हमारा एस्पिरिन पॉइजनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है एस्पिरिन भी। ठीक। तो बाकी जो दवाइयां उनके बारे में सिर्फ एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आइबुप्रोफेन हमने बताया था,
दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस नाउ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीडी। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आइबुप्रोफेन अकेली एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जो कि बच्चों में अप्रूव्ड है, ओनली एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग टू बी यूज्ड इन चिल्ड्रन। बट क्या हम पैरासिटामोल बच्चों में नहीं देते? हम देते ही हैं पैरासिटामोल बच्चों में। तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ आइबुप्रोफेन देते हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पैरासिटामोल की तो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है ही नहीं। अगर फीवर है या पेन है तो दे सकते हैं, ठीक है, बट अगर इन्फ्लेमेशन है तो पैरासिटामोल काम ही नहीं करती। तो इन्फ्लेमेशन में सिर्फ आइबुप्रोफेन बचती है बच्चों में, ठीक है। डिक्लोफिनेक जो है ये कॉक्स 2 को कॉक्स 1 से ज्यादा इनहिबिट करता है, पर क्लिनिकली इसमें कुछ खास फायदा पाया नहीं गया। तो हम डिक्लोफिनेक को नॉर्मल नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर मान के ही चलते हैं, ठीक। इंडोमिथासिन में खास बात क्या है कि इंडोमिथासिन के दो इंपॉर्टेंट चीजें याद करनी है। एक, ये सेडेशन कर सकता है, और दूसरा ये हेडेक कर सकता है। अब इनमें क्या याद करना है, क्योंकि इंडोमिथासिन से सेडेशन होती है तो इसलिए इंडोमिथासिन हमें ट्रक ड्राइवर को, पायलट को, ऐसे लोगों को नहीं देना, क्योंकि उनको कांस्टेंट अटेंशन चाहिए। दूसरा, हेडेक तो कोई भी दवाई कर सकती। तो इसमें क्यों पढ़ रहे हैं कि इंडोमिथासिन हेडेक करता है? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एनएसएड्स नॉर्मली हेडेक को ठीक करते हैं, हेडेक के लिए देते हैं, बट ये हेडेक को देंगे नहीं, ये हेडेक करता है। तो इसलिए हेडेक में इंडोमिथासिन अवॉइड करते हैं। किटोरोलैक जो है वो अकेला एनएसएड्स है इन ग्रुप में जिसको हम आईवी दे सकते हैं। पैरासिटामोल देते हैं एक आईवी और दूसरा किटोरोलैक देते हैं। बाकी कोई दवाई इनमें से इंजेक्शन देना भी है तो इंट्रामस्कुलर देते हैं, आईवी नहीं देते, आईवी किटोरोलैक को देते हैं। पिरोक्सिकैम जो है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग एनएसएड है। पिरोक्सिकैम लॉन्गेस्ट एक्टिंग एनएसएड है क्योंकि इसकी एंट्रोहिपेटिक साइक्लिंग होती है, तो बार बार वही यूज होता जाता है, ठीक? और निमेसुलाइड जो है ये बच्चों में बैन कर दिया गया अराउंड 10-12 साल पहले। पहले ये बच्चों में अप्रूव्ड था, देते थे। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि पता लगा ये बच्चों का लिवर डैमेज कर रहा है। हेपेटोटॉक्सिसिटी के रिस्क के कारण बच्चों में बंद कर दिया गया। अडल्ट में अभी भी देते हैं, अडल्ट में हेपेटोटॉक्सिसिटी का चांस कम है, बट बच्चों में ज्यादा होता है, इसलिए बंद कर दिया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में। नॉन सेलेक्टिव, अब नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर का मेन नुकसान क्या था, डिसएडवांटेज क्या था, कि ये पेप्टिक अल्सर करते हैं। फिर हमने सोचा कि पेप्टिक अल्सर से बचना चाहिए, हमने क्या किया, हमने सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर बना लिए, सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। तो सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर जो बनाए उन सब का नाम खत्म होता है कॉक्सिब में, कॉक्सिब। नाम से क्या पता लग रहा है, कॉक्स इनहिबिटर, बी वाला, बी मतलब 2, कॉक्स 2 इनहिबिटर्स हैं। एग्जांपल क्या हैं, सेलीकॉक्सिब, रोफीकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब, इटोरीकॉक्सिब, पेरीकॉक्सिब और ल्यूमिराकॉक्सिब। ये सारे कॉक्सिब्स क्या हैं, सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स हैं। तो इन कॉक्सिब्स को बनाने का मेन मकसद क्या था, क्या फायदा है इनका, ये पेप्टिक अल्सर नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। तो फिर जब हमने इनको ट्रायल यूज किया, क्लिनिकली यूज किया, तो पता लगा ये सही में नहीं करते हैं पेप्टिक अल्सर, या बहुत कम करते हैं। पर स्टडीज ने क्या बताया कि ये पेप्टिक अल्सर तो नहीं करते हैं, बट ये एमआई करते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और ये ग्रुप साइड इफेक्ट सारे करते हैं, इनमें से 2 तो बैन ही हो गए इस कारण, रोफिकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब वगैरह तो बैन ही हो गए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एमआई करते थे। बट ये सारी दवाइयां कर सकती हैं। फिर हमने सोचा कि एमआई से अच्छा तो पेप्टिक अल्सर ही है, तो कॉक्स 2 इनहिबिटर जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। वो हम तभी देंगे अगर किसी को नॉन सेलेक्टिव नहीं दे पा रहे क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा गैस्ट्रोटॉक्सिसिटी की वजह से, ठीक है। अगर गैस्ट्रोटॉक्सिसिटी ज्यादा हो रही है तब हम सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर देंगे, नहीं तो हम हमेशा नॉन सेलेक्टिव ही देना चाहेंगे क्योंकि हम एमआई से डरते हैं, ठीक। अब इनमें स्पेशल बातें क्या हैं कि इटोरीकॉक्सिब जो है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग कॉक्सिब है। पेरीकॉक्सिब अकेला कॉक्सिब है जिसको पारेंट्रल रूट से देते हैं, पारेंट्रल मतलब इंजेक्टेबल रूट से। तो पेरीकॉक्सिब जो है नाम में लिखा है PARE, पेरी गिवन एज पेरेंट्रल रूट। और ल्यूमिराकॉक्सिब भी बैन हो गया, बट इसका बैन होने का कारण दूसरा है, ये लिवर डैमेज करता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी के कारण बंद हुआ है। और इसके नाम में भी लिखा है L मतलब लिवर को डैमेज करता है।
तो ये हर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स के बारे में भी। क्लियर? तो इससे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया एनएसएड विद प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। हमने प्रोस्टाग्लैंडिन से स्टार्ट किया था। प्रोस्टाग्लैंडिन में हमने इनके एक्शंस देखे कि वो फीवर, पेन, इन्फ्लेमेशन करते हैं। दूसरा, ये प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोक्सिन A2 एग्रीगेशन करता है, I2 इनहिबिट करता है। तीसरा, हमने देखा कि सीवीएस में, हार्ट में ये डक्टस आर्टेरियोसस को ओपन रखते हैं। तो पीडीए में हमें प्रोस्टाग्लैंडिन को बंद करना, आइबुप्रोफेन या इंडोमेथासिन देते हैं, और अगर हमें खोल के रखना है तो एल्प्रोस्टाडिल दे देंगे। फिर हमने पढ़ा यूट्रस को ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने पढ़ा स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हमने पढ़ा आई में यूवियोस्टेरल आउटफ्लो बढ़ाते हैं, और लास्टली किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। तो अगर एनएसएड देंगे तो किडनी खराब हो जाएगी। क्लियर? अब फिर हमने एनएसएड स्टार्ट किया। एनएसएड्स को हमने डिवाइड किया नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव में। नॉन सेलेक्टिव वाले जो हैं वो क्या करते हैं, पेप्टिक अल्सर। सेलेक्टिव वाले पेप्टिक अल्सर तो नहीं करते बट एमआई कर देते हैं, इसलिए नॉन सेलेक्टिव को प्रेफर करते हैं, और उसमें एस्प्रिन और पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया हमारा समरी, और अब क्विकली हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रेफर्ड फॉर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस इन प्री टर्म बेबी विद पीडीए? पीडीए की ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? आइबुप्रोफेन। रिमेंबर, आइबुप्रोफेन भी दे सकते हैं, इंडोमिथासिन भी दे सकते हैं, बट अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहे हैं, प्रेफर्ड पूछ रहे हैं, तो आइबुप्रोफेन आएगा। A patient with pre-existing liver disease consumed a drug and developed worsening of liver dysfunction. liver और खराब हो गया। मेटाबोलाइट वाज N-acetyl para-amino benzoquinone imine। बहुत आसान हो गया। कौन सी दवाई है? पैरासिटामोल। डिटेल में पढ़ा था हमने। ड्रग ऑफ चॉइस इन पैरासिटामोल ओवरडोज, बहुत आसान है, N-acetyl cysteine। 34 वीक प्रेग्नेंट फीमेल है, पॉलीहाइड्रामिनोज है, लेबर पेन के साथ आई। शी वॉज ट्रीटेड विद इंडोमिथासिन। पहले उसको इंडोमिथासिन मिल रहा था, तो क्या होगा? इंडोमिथासिन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इंट्रायूट्राइन पीरियड में क्या करते हैं? डक्टस को खोल के रखते हैं। तो अगर हमने पहले ही दे दिया तो डक्टस पहले ही बंद हो जाएगा। तो क्या होगा? प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है। 60-year-old फीमेल विद रीनल डिजीज, किडनी की बीमारी है, पाइलोलिथोटमी के लिए आई है, किडनी के प्रोसीजर के लिए। पोस्ट ऑप एनाल्जेसिक क्या देंगे? किडनी फेलियर में सेफेस्ट कौन सा था? यस, पैरासिटामोल, एसिटामाइनोफ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और टेक होम मैसेज क्या है मेरा? कि द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन कॉम्बैट। मतलब क्या है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एक्चुअल एग्जाम में या एक्चुअल मैच में, उतना बेटर परफॉर्म करोगे। तो मैं क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि अगर आप जीटीज देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, उनमें आपके खराब नंबर आते हैं, तो आप देना बंद मत करो। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? बंद कर देते हैं कि यार इतने खराब नंबर आए हैं, डिप्रेशन हो रहा है। भाई, आपको जीटी में नंबर नहीं चाहिए, आपको एग्जाम में चाहिए। जीटी में कम नंबर आए कोई टेंशन नहीं है, पढ़ते रहो, देते रहो, देते रहो, एग्जाम में अच्छे आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।